नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में हम व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। और यह व्हीटस्टोन जो सेतु का सिद्धांत है, इनमें आपने कल पिछली कक्षा में किरचॉफ के दो नियम होते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसके बारे में आपने अध्ययन किया। उन दोनों नियमों की आवश्यकता व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर हम देखेंगे किस प्रकार से उन दोनों नियमों की आवश्यकता होगी। तो हम व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत देखते हैं। तो व्हीटस्टोन जो सेतु का निर्माण सन 1842 में इंग्लैंड के प्रोफेसर, कहाँ के प्रोफेसर थे वो? इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड के प्रोफेसर जिनका नाम था व्हीटस्टोन, उनका नाम था व्हीटस्टोन, और उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्हीं के नाम के आधार पे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत रखा गया है। और व्हीटस्टोन जो प्रोफेसर थे, उन्होंने 4 प्रतिरोध आपने देखा है, तो उन्होंने प्रतिरोध की संख्या 4 ली और 4 प्रतिरोधों को उन्होंने एक विशेष व्यवस्था से निर्मित किया, एक परिपथ का निर्माण किया, जिसके माध्यम से आप चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। आप उस सेतु के माध्यम से किसी भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो उन्होंने जो व्हीटस्टोन सेतु बनाया, उसकी सहायता से आप किसी भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। और हम यदि देखें कि उन्होंने 4 प्रतिरोधों की व्यवस्था किस प्रकार से की थी, तो आइए हम देखते हैं चित्र, सबसे पहले चित्र के माध्यम से, कि उन्होंने व्हीटस्टोन जो सेतु का निर्माण किया था, वह 4 प्रतिरोधों को लेकर किस प्रकार से किया था। तो उन्होंने 4 प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की भांति उन्होंने तैयार किया। तो जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए, मैं एक चित्र बना रहा हूँ, जिनमें भी आप देखेंगे तो एक चतुर्भुज बन रहा है, एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। तो उन्होंने 4 जो प्रतिरोध हैं हमारे, ये चारों प्रतिरोध, इन्हें वह एक चतुर्भुज की भांति उन्होंने जोड़ा। ये मान लीजिए इस प्रतिरोध का मान P है, इस प्रतिरोध का मान Q है, इसका R है और इस चौथे प्रतिरोध का मान S है। तो यहाँ पे हमने 4 प्रतिरोध लिया, P, Q, R, S, और चारों को एक चतुर्भुज की भांति हमने जोड़ा। अब यदि हम इन सिरों को नाम दें A, B, C, D, तो इस प्रकार से A, B, C, D 4 बिंदु हमें प्राप्त हुए। अब यदि इस चतुर्भुज में यदि हम देखें तो जो संरचना है, यदि मैं पूछूं कि इस चतुर्भुज में कितने विकर्ण हैं, तो चतुर्भुज में आप विकर्ण जानते हैं कि एक चतुर्भुज है तो उसमें विकर्णों की संख्या 2 होती है। तो जैसे हम देखें A, B, C, D, तो यदि एक चतुर्भुज इस प्रकार से होता है तो इसमें A, C और B, D जो है विकर्ण कहलाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यदि हम इसमें देखें तो B और D और A और C 2 विकर्ण होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि B और D जो विकर्ण हैं, उनके बीच धारा को मापने के लिए एक धारा मापी होता है। तो उन्होंने यहाँ पे एक धारा मापी लगाया, जो कि क्या मापेगा? धारा। तो तीर का चिन्ह यहाँ पे ये दर्शाता है कि यह धारा मापी है, और धारा मापी को हम G से प्रदर्शित करते हैं।
जी मतलब गैल्वेनोमीटर, यदि हम इंग्लिश में बोलें तो गैल्वेनोमीटर और हिंदी में बोलें तो धारा मापी। तो धारा मापी हम यहाँ पे जी लगाएंगे और यहाँ पे उन्होंने एक कुंजी लगा दिया। कुंजी को हम के से दर्शाते हैं, तो एक उन्होंने कुंजी लगाया और इस प्रकार से डी। तो हम ये कहेंगे कि जो चतुर्भुज है उसका विकर्ण क्या है, बी डी। तो चतुर्भुज के विकर्ण बी डी पर एक धारा मापी और एक कुंजी लगाया गया। और अगला जो विकर्ण है ए और सी, जो दूसरा विकर्ण है, इनके सिरों के मध्य एक बैटरी लगा दी गई। बैटरी या सेल हम कहेंगे ई, और उसके साथ एक कुंजी, या आप उसे इस प्रकार से भी दर्शाते हैं जैसा ये बनाए हैं। तो कुंजी के, एक को आप यदि K1 नाम दे तो दूसरे को K2 नाम देंगे। तो इस प्रकार से इसे हम जोड़ देंगे। तो कुंजी या प्लग, ये हम आवश्यकता पड़ने पर इस कुंजी को हम इसके संपर्क में लाएंगे। तो बैटरी है, जो सेल है, उससे धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो इस प्रकार से कुंजी का हम प्रयोग करते हैं। उस परिपथ में धारा का प्रवाह हम इस कुंजी के माध्यम से कर सकते हैं, और चाहें तो उस कुंजी के माध्यम से हम विद्युत प्रवाह को हम या धारा प्रवाह को हम रोक सकते हैं। तो जब हम सेल से जोड़ते हैं तो धारा जो है वह विभिन्न भागों में प्रवाहित होगी। तो बिंदु ए पर पहुंचने के पश्चात दो भागों में बट रही है, ये I1, फिर आगे जाएगी, फिर ये हो गया आपका I2, उसी प्रकार से इन भागों में I3, और यह यहाँ से आगे जाएगा तो ये हो जाएगा आपका I4, और इस प्रकार से यह नीचे भी आएगा B से। तो G जो धारा मापी है, इसमें आप IG कहेंगे। तो इसे हम स्मॉल g से दर्शाते हैं। तो ये IG हो जाएगा। कैपिटल G तो ये G जो है वह धारा मापी का संकेत है। गैल्वेनोमीटर G मतलब धारा मापी। तो यहाँ पे बहने वाली धारा होगी IG होगी। और इस प्रकार से देखें तो विभिन्न सिरों से होते हुए जो धारा है वह इस प्रकार से प्लस से माइनस की ओर गमन करेगी। तो उन्होंने इस प्रकार से व्हीटस्टोन, एक ब्रिज, देखिए सेतु, तो एक सेतु का निर्माण हुआ, एक सेतु की तरह यह कार्य करता है। तो इसे नाम दिया गया व्हीटस्टोन सेतु। अब इस सिद्धांत के अनुसार सेतु यदि संतुलन की अवस्था में हो, संतुलन की अवस्था से तात्पर्य यह है कि जो धारा मापी है हमारा IG, इसमें धारा का मान यदि शून्य हो, धारा का मान यदि शून्य हो, तो सेतु जो है, यह जो ब्रिज है, ये दो प्रतिरोध और ये दो प्रतिरोध, इनके बीच जो है वह संतुलन की अवस्था में होंगे। तब हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत जो कहता है कि सेतु संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था या स्थिति बोल लीजिए, सेतु संतुलन की स्थिति में हो तब किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है।
अर्थात P बटे Q बराबर R बटे S। तो व्हीटस्टोन जो सेतु का सिद्धांत है वह यह कहता है कि किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए, दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो जैसे हम चित्र में देखें तो यह P जो भुजा है, P जो है आपका क्या है, प्रतिरोध है। इसके साथ संलग्न अर्थात जुड़ी हुई भुजा, इस P के साथ जुड़ी हुई भुजा क्या है, Q। इस AB के साथ जुड़ी हुई भुजा यदि हम बोलेंगे तो BC है। तो P के साथ संलग्न भुजा कौन है, Q। तो इनका जो अनुपात है P बटे Q, वो शेष, अब बचा कौन सा दो प्रतिरोध, R और S। तो शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर, तो P बटे Q बराबर R बटे S ये होता है। कब, जब सेतु संतुलन की स्थिति में हो। तो सेतु संतुलन की स्थिति में हो तो ये उन्होंने बताया सिद्धांत कि किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यदि हम देखें चित्र के माध्यम से तो P बटे Q बराबर R बटे S, जहाँ P Q R S क्या है, प्रतिरोध है ना। प्रतिरोध का मान हमने P Q R S लिया है। अब हम इस सूत्र P बटे Q बराबर R बटे S की स्थापना करते हैं कि ये ऐसा वास्तव में होता है कि नहीं है। ये उन्होंने बताया कि इस प्रकार से होता है। अब इस सूत्र की हम स्थापना करते हैं। आइए व्हीटस्टोन सेतु के जो सिद्धांत में है सूत्र की स्थापना। तो हम सूत्र की स्थापना करते हैं। सूत्र की स्थापना, तो हम देखते हैं कि जब कुंजी K1 और K2 को यदि हम प्लग लगाएंगे तो धारा का प्रवाह होने लगेगा। और धारा देखिए कि बिंदु A पर पहुंचने के पश्चात जैसी धारा बिंदु A पर पहुंचेगी, I धारा, वह दो भागों में विभक्त हो रही है, P पर I1 और R पर I3। ये धारा आगे जाने के पश्चात B पर दो भागों में विभक्त हो रही है, एक आपका I2 और दूसरा हम IG नाम दिए। और इस प्रकार से D बिंदु पर IG धारा आ रही है और I4 धारा जा रही है। पुनः फिर इस बिंदु पर C पर I2 और I4 धारा मिलेंगी। इस प्रकार से जितनी धारा आ रही है उतनी धारा जा रही है। तो इस प्रकार से आप उसके चित्र का जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से देंगे, ये आ रही है, फिर इस बिंदु से दोनों दिशाओं में जा रही है, फिर इस बिंदु से इस ओर जा रही है तो इस ओर, इस तरफ से आ रही है और इस तरफ से जा रही है। तो आप चित्र में तीर का जो डायरेक्शन है उसे आप सही लगाएंगे। यदि आप तीर का चिन्ह गलत कर देंगे तो आपके मानों में गलती होगी, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो बिंदु B है और बिंदु D है, ये विकर्ण है। तो BD क्या है, विकर्ण है। इनके मध्य हम धारा मापी और कुंजी लिए हैं। तो हम सबसे पहले बिंदु B पर यदि किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएं, बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से आपने पढ़ा है बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से आपने पढ़ा है कि जो आने वाली धारा है उसे हम क्या करते हैं, धनात्मक लेते हैं
और जाने वाली धारा को ऋणात्मक लेते हैं। तो देखिए ये बिंदु B है, इस पे कौन कौन सी धारा आ रही है और कौन कौन सी धारा जा रही है। तो देखिए बिंदु B पर यहाँ से जो आने वाली धारा है वह है I1। तो I1 आने वाली धारा है तो उसे हम क्या लेंगे, धनात्मक। तो हम बिंदु B पे लगाएंगे तो पहला I1। उसके पश्चात देखिए बिंदु B से धारा जा रही है I2। तो धारा जा रही है तो हम उसे कहेंगे जाने वाली धारा, तो उसे हम लेंगे -I2। और उसी बिंदु से देखिए एक धारा और जा रही है, कौन सी धारा, IG, जिसे भी हम लेंगे माइनस। तो इस प्रकार से इस बिंदु पे यदि हम देखें, इस संधि पर देखें तो 3 जो है, एक धारा आ रही है और 2 धारा जा रही हैं। तो I1 को हम धनात्मक लेंगे और I2 और IG को ऋणात्मक लेंगे। तो हमें मिलेगा I1 माइनस I2 माइनस IG बराबर 0। अब हम जानते हैं कि इस समीकरण को यदि हल करें तो हम यदि पक्षांतर करें I1 बराबर, यदि हम दोनों ऋणात्मक चिन्हों का पक्षांतर करें तो I2 पक्षांतर करने पर I1 यहीं पे है, I2 को हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और माइनस IG उधर जाके धन IG हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें मिलेगा I1 बराबर I2 प्लस IG। तो हम व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत कब लागू होगा, जब सेतु संतुलन की स्थिति में हो। सेतु संतुलन की स्थिति में हो अर्थात उस अवस्था में मैंने आपको बताया कि IG का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि सेतु संतुलन की अवस्था में, सेतु संतुलन की अवस्था में IG बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो IG बराबर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो मान मिलेगा I1 बराबर I2 प्लस 0 अर्थात I1 बराबर होगा I2 के। तो सेतु जब संतुलन की अवस्था में होता है तब देखिए कि I1 बराबर हो रहा है I2 के। तो ये जो धारा आ रही है और ये जो जाने वाली धारा है I2, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे आप दे दीजिए समीकरण 1। इसे हम नाम देंगे समीकरण 1, I1 बराबर I2। ठीक इसी प्रकार से हम बिंदु D पर यदि किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएं, बिंदु D पर, तो बिंदु D पर आप किरचॉफ का कौन सा नियम लगाएंगे, प्रथम नियम लगाएंगे। तो क्या आएगा, हम देखते हैं कि बिंदु D पर यदि किरचॉफ का नियम लगाएं तो देखिए I3 धारा आ रही है, I4 धारा जा रही है और IG धारा भी आ रही है। तो हम लिखेंगे प्रथम नियम से I3 प्लस IG माइनस I4 बराबर 0। चूंकि I3 और IG आने वाली धारा है तो वो दोनों धनात्मक, I4 धारा उस संधि से जा रही है इसलिए हम ऋणात्मक। अब हम जानते हैं सेतु संतुलन की अवस्था में IG का मान होता है 0। तो हम इसे इस प्रकार से लिखें I3 प्लस 0 और माइनस I4 बराबर 0। तो इस प्रकार से हम देखें तो I3 ऋण I4 बराबर 0। अब I4 को हम पक्षांतर करें तो हमें मिलेगा I3 बराबर I4। तो आप देखेंगे कि I3 जो धारा है वह I4 के बराबर है। इसे हम देंगे समीकरण 2।
तो हम देख रहे हैं कि I1 धारा I2 के बराबर है और I3 जो धारा है I4 के बराबर है। तो ये धारा इसके बराबर और ये I3 धारा इस धारा के बराबर हमें प्राप्त हुई। कब? जब किरचॉफ का हमने प्रथम नियम लगाया तब। अब हम किरचॉफ के द्वितीय नियम को देखें। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वह बंद परिपथ के लिए लागू होता है। तो इसमें देखिए आप बंद परिपथ, पहला बंद परिपथ जो बन रहा है वह है A B D A। ये वाला जो भाग है आपका बंद परिपथ पहला जो बन रहा है A B D A, और दूसरा बंद जो जाल है वह है B C D B। तो इस प्रकार से दो जाल बन रहे हैं आपका, पहला है A B D A और दूसरा जो बंद जाल है वह है B C D B। इन दोनों बंद जालों पर हम क्या करेंगे? किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर हम देखेंगे कि इनका मान क्या होगा किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर। तो अब हम किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग करें तो हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हुआ। पहले हम उसे लिख लेते हैं। I1 बराबर I2, ये हमारा पहला समीकरण है, और दूसरा है I3 बराबर I4। ये दो समीकरण हमें प्राप्त हुए हैं, इन्हें हम लिख लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम सबसे पहले हम लगाएंगे किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है बंद परिपथ A B D A में। A बंद परिपथ A B D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम यदि देखें तो आप देखेंगे कि हम सबसे पहले भुजा लेते हैं A B, क्योंकि हम A B D A इस प्रकार से आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम A से कहाँ जाएंगे? B। तो A से B जाएंगे तो जाने वाली जो धारा है I1 और जो प्रतिरोध है वह है P। तो हम किरचॉफ के द्वितीय नियम में देखे थे कि यदि धारा का जो डायरेक्शन है वो सेम हो, यदि समान हो, तो उसे हम लेंगे धनात्मक, तो हो जाएगा I1P। तो सबसे पहले आएगा I1P, उसके पश्चात हम आएंगे B से D। तो B से D पर देखिए धारा है IG, और इस धारा मापी का यदि प्रतिरोध हम माने G हो तो धारा का जो डायरेक्शन है वह क्या है? सेम है। हम B से D आ रहे हैं और धारा भी B से D की ओर आ रही है, तो ये भी क्या होगा? धनात्मक होगा। तो हम लिखेंगे धन IG। अब उसके पश्चात D से A की ओर यदि हम आगे बढ़ें तो D से A में देखिए I3 है और R है, तो हम D से A जा रहे हैं, लेकिन धारा का चिन्ह देखिए, धारा जो है A से D की ओर आ रही है जो कि विपरीत है। तो जो विपरीत होती है तब हम लेते हैं ऋणात्मक, तो हो जाएगा ऋण I3R बराबर 0। तो इस प्रकार से हमने किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाया, और चूंकि यहाँ पे विद्युत वाहक बल विद्यमान नहीं है, विद्युत वाहक बल में आप क्या लेते हैं? E1 E2 इस प्रकार से लेते हैं। तो E1 E2 यहाँ पे इस परिपथ में विद्यमान नहीं है, जिसके कारण आप क्या लिखेंगे? बराबर 0। अब आप जानते हैं कि सेतु यदि
संतुलन की स्थिति में हो तो सेतु यदि संतुलन की स्थिति में हो तो Ig का मान कितना होता है 0, ये होता है। तो Ig का मान 0 सेतु संतुलन की अवस्था में हम यहाँ मान रखेंगे तो I1P प्लस Ig का मान 0 इंटू G माइनस I3R बराबर 0। तो इस प्रकार से देखें तो हमें मिलेगा I1P ऋण I3R बराबर 0, क्योंकि G के साथ यदि 0 का गुणा होगा तो उसका मान 0 हो जाएगा। अब हम यदि पक्षांतर करें तो I1P बराबर हो जाएगा I3R। तो इस प्रकार से इसे हम दीजिए समीकरण 3, इसे नाम दीजिए समीकरण 3। तो इस प्रकार से हमें समीकरण 3 प्राप्त हुआ, I1P बराबर I3R। इसी प्रकार से हम यदि किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएं, अगला जो बंद परिपथ है कौन सा, BCDB। तो अगला जो बंद परिपथ है BCDB में आप किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए B से C में धारा है I2Q, तो लिखेंगे I2Q। उसके पश्चात C से D I4S, तो देखिए धारा की दिशा विपरीत, तो हम लिखेंगे माइनस I4S। उसके बाद D से B में यदि देखें तो धारा की दिशा भी विपरीत, तो माइनस IgG बराबर 0, ये हमें प्राप्त होगा। और हम सेतु संतुलन की अवस्था में जानते हैं कि Ig का मान 0 के बराबर होगा। तो यह जो Ig का मान यदि हम रखें तो I2Q माइनस I4S माइनस Ig का मान हम क्या रखेंगे, सेतु संतुलन की अवस्था में 0, तो 0 इंटू G बराबर 0। तो हम लिखेंगे I2Q माइनस I4S। अब 0 से यदि गुणा हो जाए तो उसका मान हो जाता है 0, तो ऋण 0 बराबर 0। अब हम पक्षांतर कर दें तो I2Q माइनस I4S बराबर ये 0 मिलेगा। तो हम इस राशि का पक्षांतर करें तो हमें मिलेगा I2Q बराबर I4S। तो इस प्रकार से यह जो है हमें मिला समीकरण 3। हाँ, ये हो जाएगा समीकरण 4। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण 1 प्राप्त हुआ I1 बराबर I2, समीकरण 2 प्राप्त हुआ I3 बराबर I4, समीकरण 3 की प्राप्ति हुई थी I1P बराबर I3R। इस प्रकार से यह जो है वह चौथा समीकरण होगा जो कि I2Q बराबर I4S होगा। अब हम इन जो समीकरण 3 है और समीकरण 4 है, इसका यदि हम आपस में भाग करें, समीकरण 3 को हम समीकरण 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो हमें क्या मिलेगा। तो हम लिख देते हैं कि समीकरण जो 3 प्राप्त हुआ है वह है I1P बराबर I3R, यह है समीकरण 3। और समीकरण जो 4 है वह है I2Q बराबर I4S, ये है समीकरण 4। तो ये जो दो समीकरण हमें मिला है, समीकरण 3 और समीकरण 4, इनको हम क्या करेंगे, आपस में भाग देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 भागित समीकरण 4, या आप ऐसे लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देने पर, तो जब भाग देंगे तो I1P बटे आपको मिलेगा I2Q बराबर I3R बटे आपको मिलेगा I4S। अब देखिए
कि हमने समीकरण 1 से क्या निकाला है कि I1 किसके बराबर है, I2 के। तो I1 के स्थान पे हम यदि क्या लिखें, I2, तो I1 के स्थान पे I2 P बटे I2 Q। उसी प्रकार से I3 का मान यदि हम देखें वह किसके बराबर है, I4 से, तो हम लिखेंगे I3 के बराबर I4 R बटे I4S। तो आप देखिए कि I2 से I2, I4 से I4 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा P बटे Q बराबर R बटे S। और यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, P बटे Q बराबर R बटे S। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। और यह देखिए मान जो आया है वह है समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से हमने मान रखा कि I1 का मान I2, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से I1 का मान I2 और I3 का मान I4। तो मानों को रखकर हमने हल किया और जो प्राप्त हुआ देखिए यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। इनमें से भी किन्हीं 3 प्रतिरोधों का मान यदि आपको ज्ञात है तो चौथे प्रतिरोध का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि 4 जो प्रतिरोध हैं वह चारों के चारों यदि एक चतुर्भुज की भांति हैं, व्हीटस्टोन सेतु की भांति हैं, तो उनमें जो 2 संलग्न भुजाएं हैं वो शेष संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो यह है हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। इस सिद्धांत पर आधारित उपकरण है मीटर सेतु। तो अगला जो हम पढ़ते हैं मीटर सेतु कि मीटर सेतु क्या होता है। आइए देखें हम उनके बारे में। मीटर सेतु उपकरण मीटर सेतु तो मीटर जो सेतु है यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है। यह मीटर सेतु एक उपकरण है जो कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम कहेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है और इस मीटर सेतु की सहायता से हम किसी भी चालक का प्रतिरोध या पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो मीटर सेतु हम कहेंगे कि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर एक आधारित उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी चालक का प्रतिरोध या पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं।
तो मीटर सेतु के माध्यम से आप किसी भी चालक का प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं या उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम इसकी संरचना देखते हैं कि मीटर सेतु जो है वह किस प्रकार का होता है, उसकी बनावट किस प्रकार की होती है। तो मीटर सेतु का जो नाम है मीटर सेतु, तो मीटर मतलब 1 मीटर, 1 मीटर से तात्पर्य 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो एक 100 सेंटीमीटर पैमाना का एक स्केल होता है, एक स्केल है जो कि 100 सेंटीमीटर पैमाने का है, अर्थात 1 मीटर का है। तो 1 मीटर का एक पैमाना होता है, या जिसे हम कहेंगे 100 सेंटीमीटर। तो इसमें 0, 20, 40 इस प्रकार से कुल कितने होंगे 100 सेंटीमीटर का एक पैमाना है। उस पैमाने पर हम एक समान अनुप्रस्थ काट वाला 1 मीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर लंबा एक तार लेते हैं जो कि मैग्नीन या टंगस्टेन का बना होता है। तो एक हम ऐसा तार लेंगे कितना 1 मीटर लंबा जो कि मैग्नीन या टंगस्टेन का बना होता है। तो ये हम 1 मीटर लंबा तार ले लेते हैं जो कि किसका बना है, मैग्नीन या टंगस्टेन का बना है, और उसे उस 1 मीटर का जो पैमाना है उस पर लकड़ी के बोर्ड पर हम उस पैमाने के साथ उस 1 मीटर एक समान अनुप्रस्थ काट वाला 1 मीटर लंबा तार हम उसमें लगा देते हैं। इसके पश्चात वह जो तार है उसे हम पीतल की पट्टियाँ होती हैं, पीतल की पट्टियाँ, इस प्रकार से हम दोनों ओर पीतल की पट्टियों से उसे हम जोड़ देते हैं। तो वह जो तार है उन पीतल की पट्टियों से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से यह पीतल की पट्टियाँ हो गई, और बीच में एक और हम पट्टी लेते हैं। तो इस प्रकार से यह पीतल की पट्टियाँ हैं। यदि हम नाम दें ए, इसे अब मैं नाम दे देता हूँ एम एन, इसे दे देते हैं एक्स वाई, बिंदु डी, इसमें आप लेंगे एक धारामापी जिसे कहेंगे जी, और जॉकी होगा जे, और इसे नाम देंगे बी। इनके सिरों पर, एम एन के सिरों पर आप लगाएंगे प्रतिरोध बॉक्स, आर बी रेजिस्टेंस बॉक्स अंग्रेजी में हम कहेंगे, और एक्स वाई के सिरों पे आप लगाएंगे एस अज्ञात प्रतिरोध एस। अब इसे हम धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी और साथ में कुंजी से जोड़ देंगे, प्लस माइनस ई। तो ए बी और ये हो गया बिंदु सी। तो इसमें हम देखें तो ए सी 1 मीटर लंबा तार है जो कि मैग्नीन या टंगस्टेन से बना हुआ है। तो हम उपकरण का वर्णन यदि करें तो हम उपकरण में देखें कि इस उपकरण में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं कि 1 मीटर लंबा तार है, कितना मीटर, 1 मीटर, और यह किसका बना हुआ है, मैग्नीन या टंगस्टेन बोलते हैं, मैग्नीन या टंगस्टेन से बना होता है।
कांस्टेंटन, ऐसा वाला कांस्टेंटन से बना होता है। 1 मीटर लंबा हम तार इसमें प्रयोग में लाते हैं, जिसके कारण ही इसे मीटर सेतु कहा जाता है। मीटर सेतु इसलिए कहा जाता है, क्यों नाम है मीटर सेतु, क्यों? क्योंकि हम 1 मीटर लंबा तार प्रयोग में ला रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं मीटर सेतु। और इसमें AM आप देख रहे हैं कि ये AM जो है, इस A को मैं यदि यहाँ लिख दूँ तो ये AM आप देख रहे हैं AM, और ये जो है CY और ये है NX, ये सब क्या है? पीतल की पट्टियाँ हैं। पीतल की पत्तियाँ पीतल से बनी होती हैं और यह इनकी पत्तियाँ हैं। और यह जो है एक पूरे बोर्ड पर ये फिक्स रहता है। तो ये जो संरचना है एक लकड़ी के तख्ते पर फिक्स रहती है। उसमें आप M और N के सिरों पे आप क्या जोड़ेंगे? RB क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स में प्रतिरोध होता है 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का, 4 ओम का, यह ज्ञात होता है। तो प्रतिरोध बॉक्स जिसमें प्लग है, उन प्लग को आप निकालेंगे तो वह क्या होगा? ज्ञात होगा। जिस प्रतिरोध का मान हमको ज्ञात करना है उसे हम लगाएंगे S पर। ये S जो है वह है अज्ञात प्रतिरोध, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो जिस भी प्रतिरोध का मान हम ज्ञात करना है, किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे? मीटर सेतु के माध्यम से ज्ञात करेंगे। उसे हम इस XY सिरे पर लगाएंगे। S जो है वह है अज्ञात प्रतिरोध। तो S जो है वह है अज्ञात प्रतिरोध। अब देखिए कि NX के बिंदु एक सिरे पर, तो देखिए यह व्हीटस्टोन सेतु के जैसा दिखेगा आपको। एक सिरा यहाँ से यहाँ तक देखिए, दूसरा सिरा इस तरफ का देखिए, और बीच में ये जो है वह एक सेतु का निर्माण कर रहा है। तो यदि आप यह संरचना देखेंगे तो यह एक भाग हो गया, यह हो गया दूसरा भाग, तो बिल्कुल आपको व्हीटस्टोन सेतु की संरचना जैसा दिखाई देगा। ये इसका विकर्ण है, एक विकर्ण पे धारामापी और दूसरे विकर्ण पे हम कुंजी और बैटरी लगाए हुए हैं। तो इस प्रकार से S क्या है? आपका अज्ञात प्रतिरोध है। और A, C ये सब संयोजक पेच हैं। इसकी जो प्रयोग विधि है यह किस प्रकार से कार्य करता है और इसकी जो सूत्र की स्थापना है वह हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।